एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक का एक्सप्लेनेशन देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए, ये नूल नहीं है, ये जूल लिखा हुआ है, जूल। तो जूल ऊर्जा का मात्रक है, यानी एनर्जी का। वॉट घंटा, ये भी एनर्जी का यूनिट है। न्यूटन मीटर भी एनर्जी का यूनिट है। लेकिन जो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, ये एनर्जी का यूनिट नहीं है, ये फोर्स का यूनिट है। क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास की यूनिट केजी होती है, और एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये फोर्स की यूनिट है, जिसको हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एक झील में तैरने वाली नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो आपको पता होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है कि किसी चीज़ को तैरने के लिए उसे अपने वजन के बराबर पानी को क्या करना होगा, विस्थापित करना होगा। तो हमारा जो आंसर है वो है सी, यानी पानी में जो नाव का डूबा हुआ हिस्सा है उतना ही वो क्या करेगा, पानी विस्थापित करेगी नाव। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? देखिए, आयतन अपरिवर्तित रहेगा, उसके बाद द्रव्यमान ये अपरिवर्तित रहेगा, साथ ही साथ भार मतलब ये अपरिवर्तित नहीं, ये परिवर्तित हो जाएंगे। ऑप्शन ए, यानी वॉल्यूम बदल जाएगा, मास भी बदल जाएगा और वेट भी बदल जाएगा। लेकिन डेंसिटी कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, फिक्स होती है। इसमें आप और ज़्यादा मास डाल के किसी चीज़ की डेंसिटी नहीं बदल सकते। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, डेंसिटी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? तो देखिए, आपको पता है कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू बढ़ती है। और इसको अगर एक तरीके से कहें कि कंसेप्चुअलाइज करना हो तो क्या करेंगे हम, आप इस बात को याद रखेंगे कि जी जो होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं है, ये अर्थ का रेडियस है। तो ये देखिए, अर्थ आपको पता है ज्वाइड शेप की होती है, तो सबसे ज़्यादा रेडियस कहाँ होता है, वो विषुवत पर होता है, यानी इक्वेटर पर। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, या तो आप नॉर्थ साइड में जाए या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में जाए, दक्षिणी गोलार्ध में, वैसे वैसे क्या होता है, ये देखिए रेडियस छोटा होता जाता है अर्थ का। और इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि अगर रेडियस की वैल्यू छोटी होती जाएगी तो जी की वैल्यू बढ़ती बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो संबंध है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है अंटार्कटिका के ऊपर, यानी अंटार्कटिका पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो होता है कन्वेक्शन के द्वारा। कन्वेक्शन एक्चुअली चालन के लिए क्या है कि चालन कोई दो एलिमेंट है, अगर वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उनके बीच जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो चालन, उसको चालन कहते हैं। जैसे एक गर्म वस्तु और एक ठंडी वस्तु, उन दोनों को आपस में सटा कर रख दीजिए तो दोनों कुछ टाइम बाद क्या होगा कि दोनों का टेम्परेचर जो होगा वो हो जाएगा बराबर। तो ये कंडक्शन के द्वारा होता है। कन्वेक्शन क्या होता है कि अगर गर्म पानी है तो कुछ देर में क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एयर है वो इसके हीट को क्या करती है, डिसिपेट करती रहती है। यानी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है किसके लिए, कन्वेक्शन के लिए। और रेडिएशन के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, विकिरण के लिए। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, अपना सनरेज। आपको पता है सनरेज वैक्यूम यानी निर्वात से भी ट्रेवल करके अर्थ तक आ जाता है। तो इसके लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती रेडिएशन के लिए। और वैसे ये है क्या, ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये है क्या, ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र मतलब हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को देखा जाए। आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी की संकल्पना ऊष्मागतिकी
यानी थर्मोडायनेमिक्स के किस नियम से मिलती है? तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट नियम है आपको पता है, वो कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो क्या है कि हम देख रहे हैं कि प्रथम नियम किस किस चीज़ की बात कर रहा है? एनर्जी की बात कर रहा है। और देखिए, सिंपल सी एक बात है कि जब भी आप एनर्जी किसी को दीजिएगा तो वो क्या करेगा? वो या तो उस एनर्जी को बचा लेगा, या फिर वो उस एनर्जी से कुछ काम करेगा, ठीक है। तो यही एनर्जी का ओवरऑल काम होता, मतलब ओवरऑल यूज होता है कि या तो वो पर्सन एनर्जी को बचा लेगा या फिर उस एनर्जी से काम करेगा। तो ये जो बचा लेगा, मैं कह रहा हूँ जिस पोर्शन को डिनोट करते हुए आई को, इसी को कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। मतलब किसी सब्सटेंस को अगर एनर्जी दी जाती है तो वो कुछ पार्ट एनर्जी का क्या करता है, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लगाता है, और कुछ पार्ट जो है वो वर्क में जाता है, ठीक है। तो ये किससे निकलता है? ये इन्फ्रेंस ड्रा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 56 बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। सेल्सियस में ताप यानी माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? और ये माप नहीं है मेरे ख्याल से, ये अच्छा नहीं, माप ही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। तो देखिए, इसका सिंपल सा फंडा होता है कि केल्विन में किसी चीज़ को बदलने के लिए, सेल्सियस को बदलने के लिए इसमें 273 ऐड कर दिया जाता है, 273। तो वो सेल्सियस जो होता है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, 27 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 54 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्सन फार्मूला आपको आता है कि नहीं डिग्री सेल्सियस में। तो ये फार्मूला होता है किसी चीज़ को डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए, F बराबर C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/32/9। मतलब कि ये सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट है। अगर इस फॉर्मूले में आप रख दीजिएगा तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा -10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। पाराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की वो क्या होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। ये है 20 किलोहर्ट्ज, ये है 20 हर्ट्ज, और ये बीच का पार्ट है 20 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक का। अब देखिए, हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है। अच्छा, इसके बीच का जो पार्ट है यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, ये विजिबल साउंड है, मतलब विजिबल नहीं, ऑडिबल, ऑडिबल साउंड है ये। यानी वही वो रेंज है जिसमें हमारा कान यानी मानव का कान जो है वो ध्वनि को सुन सकता है। इसके नीचे और इसके ऊपर हम नहीं सुन सकते। तो इसके नीचे को इंफ्रासोनिक कहते हैं, हिंदी में अवश्रव्य, और इसके ऊपर को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक यानी पाराश्रव्य। तो हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का वो है ऑप्शन नंबर सी, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग, अभी जिसकी बात की हमने, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है मोर देन 20 किलोहर्ट्ज, उसको यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो देखिए, ध्वनि का एक गुण है, उसको बोलते हैं तारत्व यानी पीच। ये जो श्रिलनेस होती है आवाज़ में, जो तीखापन कहिए, जो से बच्चों में और औरतों में होती है, ठीक है, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यही यही जो ध्वनि का ये जो गुण है पिच, ये जिम्मेदार है। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की नेचर की पुष्टि करता है? ठीक है, तो ये जो है वो है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। देखिए, ये जो कॉर्पस्कल थ्योरी है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, तो न्यूटन ये सिद्धांत दिया था कि प्रकाश जो है, लाइट, वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से।
लेकिन नेचर में इंटरफेरेंस होता था। तो इंटरफेरेंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अभी हम बात करेंगे कि इंटरफेरेंस होता क्या है। तो इंटरफेरेंस को ये जो कॉर्पस्कल थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो लोगों ने सोचा कि नहीं, शायद बात कुछ और है, कोई और भी बात होनी चाहिए लाइट में। तो कुछ समय बाद आपको पता होगा, हाइजेनबर्ग वगैरह का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने ये प्रपोज किया कि लाइट जो है वो क्या है कि वेव से मिलके बनी हुई है, वेव से, वेव नेचर है। तो अगर ये वेव नेचर को मान लिया जाए तो फिर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पार्टिकल की वजह से, पार्टिकल नेचर की वजह से होता है। तो इसको मानने में फिर समस्या होगी। तो लास्ट में साइंटिस्टों ने थक हार कर ये मान लिया है कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरफ भी बिहेव करती है, वेव की तरह भी। तो लाइट का ड्यूअल नेचर है, यही कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस क्या है। तो देखिए, मान के चलिए कि दो वेव अगर वो सेम फेज में हो, सेम फेज में कहने का मतलब है कि ये देखिए, मोटा मोटी समझे तो ये जो इसकी ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई अगर ये सेम आमने सामने हो तो लाइट को या किसी भी वेव को हम सेम फेज में कहते हैं, ठीक है। तो अगर दो वेव हैं और ये दोनों जब मिलती हैं, ये दोनों वेव, तो क्या होता है, इसी दोनों वेव को मिलने को क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस कहा जाता है। और इंटरफेरेंस जब मिलता है, इंटरफेरेंस जब होता है तो क्या होता है, एक जगह बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट दिखती है आपको और एक जगह जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं समझिए, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लैकआउट हो जाता है, वहाँ दिखता नहीं है। इसका फेमस एग्जांपल है कि मान के चलिए कि दो गाड़ियाँ जा रही हैं, एक मोटरसाइकिल इधर से और एक मोटरसाइकिल इधर से, और दोनों की हेडलाइट की लाइट जब आपस में एक दूसरे से टकराती है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ दिखता नहीं है आगे। ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है, यही है इंटरफेरेंस। तो ये वेव नेचर की वजह से होता है। तो हमारा जो आंसर है वो है व्यतिकरण का सिद्धांत, इंटरफेरेंस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो है मृग मरीचिका यानी मिराज बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं। तो देखिए, मिराज जो बनता है आपको पता है, बहुत फेमस है मिराज। ये ये बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, यानी डी की वजह से। अब एक बार समझ लेते हैं कि होता क्या है। पहले तो ये देख लेते हैं कि आपने देखा है कि नहीं मिराज। फर्ज करिए कि आप कभी सड़क पर जा रहे हैं दोपहर में और आपको लगता है कि आगे कुछ दूर सड़क पर पानी गिरा हुआ है। तो ये जो आपको दृष्टि भ्रम होता है कि आगे पानी है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मिराज यानी मृगमरीचिका। और ये अक्सर रेगिस्तानों में हो जाता है। जो लोग रेगिस्तान में भटक जाते हैं उनको लगता है कि वहाँ पानी दिख रहा है, फिर बेचारे दौड़ के वहाँ जाते हैं तो वहाँ सिर्फ रेत ही रेत होती है। इस तरीके से उनके साथ आँख मिचौली की घटनाएं होती रहती हैं रेगिस्तान में। उसी को मृगमरीचिका कहते हैं। और मृगमरीचिका एक्चुअली एक मुहावरा भी है हिंदी में, जिसका मतलब होता है छलावा। तो आइए अब देखते हैं कि ये होता कैसे है मृगमरीचिका। आपको पता है कि ऊपर का जो इन्वायरमेंट होता है, मतलब इन्वायरमेंट को अगर हम बहुत सारे लेयर्स में बांट दें, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो ये जो होगा ऊपर वाला इन्वायरमेंट, ये अपने नीचे वाले इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में क्या होगा, ये रेयर होगा यानी विरल होगा। और नीचे वाला इसके कंपैरिजन में क्या होगा, डेंसर होगा यानी सघन होगा। सिमिलरली जो ये वाला है, ये इसके कंपैरिजन में क्या होगा, डेंसर होगा। ये वाला इसके कंपैरिजन में डेंसर होगा। तो लाइट जब आती है ऊपर से तो क्या होता है, आपको पता है कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आती है तो क्या होता है, वो अपने नॉर्मल से यानी अभिलंब से दूर चली जाती है। लाइट अपने अभिलंब से क्या होती है, दूर भागने लगती है, ठीक है। तो यही फिनोमेना होता है। और होते 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 ऐसा हो जाता है कि एक बार आई, थोड़ा सा डेंसर मिला तो थोड़ा सा ऐसे हल्का डिविएट करी, फिर से वापस अब नीचे वाले लेयर पे जाती है तो ये फिर यहाँ पे नॉर्मल थोड़ा सा और डिविएट कर जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर थोड़ी नीचे जाती है तो अपने नॉर्मल से इस बार और डिबेट हो जाती है। करते करते क्या होता है कि ये पूरी तरीके से बाउंस बैक कर जाती है, मतलब कि लाइट ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई, लाइट ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई। तो आपको पता है ना कि ये कहाँ होता है, ये मिरर जहाँ होता है वहाँ ये फेनोमेना होता है, इस तरीके से। तो अगर सड़क पर इस तरीके की चीज़ें होने लगे कि लाइट आए और वापस मुड़ के चली जाए, तो क्या होगा, वहाँ चमकने लगेगी वो सतह। और वो चमक क्या करती है, धोखा देती है, पानी का धोखा देती है या फिर शीशे का धोखा दे सकती है कि भाई आईना रखा हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को मिराज कहते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। रोगियों के दांत देखने में दांत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो देखिए,
जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, वो करते हैं कनकेव मिरर। रीजन इसका ये है क्योंकि इसमें इमेज जो होता है बहुत बड़ी बड़ी बनती है इमेजेज इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग जो होता है वो उसके वेवलेंथ से निर्धारित होता है, तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, तो ये यंत्र है हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, प्राचीन चट्टानों की आयु आंकी जाती है, तो देखिए चट्टानों की जो आयु आंकी जाती है वो पोटेशियम आर्गन विधि से भी नापी जाती है। और ये क्या है, ये टाइम ऑफ ओरिजिन, मतलब जब चट्टान बना है उस टाइम तक का ये टाइम बता सकता है। और ये जो यूरेनियम लेड विधि है इससे भी कमोबेश यही काम किया जाता है, लेकिन ये 4 लाख से लेकर 1.5 लाख टाइप का ही वो है टाइम फ्रेम, ये यूरेनियम लेड विधि का होता है। और कई बार यूरेनियम विधि पृथ्वी की आयु भी मेजर करने में यूज होती है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर 69 यही है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है किससे, यूरेनियम विधि से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इसमें आपको मिलाना है, 2 सूचियां हैं, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और ये ट्रीटमेंट, यानी जो डिजीज कुछ होती हैं उनके ट्रीटमेंट में कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज होता है, तो देख लेते हैं। देखिए, आर्सेनिक 74 जो है ये यूज होता है ट्यूमर के ट्रीटमेंट में, ट्यूमर। कोबाल्ट 60 जो होता है ये यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। आयोडीन 131 जो होता है ये होगा थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में, क्योंकि इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की कमी से क्या हो जाता है, ग्वाइटर रोग होता है, आपको पता है। और ग्वाइटर रोग एक और वजह से होता है अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए। खैर, सोडियम 24 देखते हैं। सोडियम 24 बचा एक रक्त व्यतिक्रम, उसमें यूज होता है। तो हमारा जो आंसर है वो है 3412, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। यहाँ से हमारा करेंट सेगमेंट शुरू हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 में किस संविधान संशोधन के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि ये बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक ये है क्या। तो देखिए, भारत में जो सहकारिता आंदोलन है उसको मजबूत करने के लिए ये विधेयक लाया गया है, और अभी जस्ट मतलब मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन पहले कैबिनेट ने इसको क्या किया है, इसको मंजूरी दी है। तो ये कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के प्रावधानों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें जो है जो 97वां संविधान संशोधन है उसके प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। और 97वां संविधान संशोधन हुआ कब था, ये 2011 में हुआ था। और इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा आपको पता है कि आर्टिकल 19C क्या कहता है। आर्टिकल 19C अनुच्छेद 19C ये कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को क्या किस बात की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की। और इसी आर्टिकल में एक और बात जोड़ दी गई थी 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कि लोगों को सहकारी समिति बनाने का भी क्या होगा, फंडामेंटल राइट होगा। तो ये जो विधेयक है वो किससे रिलेटेड है, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। भारत में पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, गठन की तारीख बताइए। तो देखिए, गठन की तारीख जो है वो है 6 जुलाई 2021। और कौन है इसके मंत्री, हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, वही इसके क्या हैं, सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री हैं। तो 6 जुलाई 2021। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये आयोजन हुआ है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 74, मत्स्य 6000 क्या है, तो मत्स्य 6000 जो है वो समुद्र में गहराई तक अध्ययन हेतु एक विशेष पनडुब्बी है। और ये समझिए कि जो मिशन समुद्रयान है, समुद्रयान उसी का ये पार्ट है। इसमें क्या करना है हम लोगों को, इंडिया को क्या करना है, इंडिया समुद्र की स्टडी करने के लिए नीचे मानव मिशन भेजेगी, उन्हीं के लिए ये एक विशेष पनडुब्बी है मत्स्य 6000। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास कहाँ हुआ। तो देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो है अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो लखनऊ में होगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। अमेठी में
AK-203 राइफलों का उत्पादन आरंभ हो गया है। यह भारत और किस अन्य देश का संयुक्त उपक्रम है? तो ये रूस का है। AK-40 आपने सुना होगा, AK-47 सबसे फेमस तो यही है, AK-47 उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है AK-203। तो किसके साथ मिलकर बना रहा है इंडिया? ये रूस के साथ, और अमेठी में इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। वरुण सैन्य अभ्यास भारत एवं किस अन्य देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो वरुण जो है वो किसका है? फ्रांस के साथ। और किस तरीके का एक्सरसाइज है ये नेवी का एक्सरसाइज है वरुण, भारत और फ्रांस का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है IMF। आगे क्वेश्चन नंबर 79, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इस बार जो भारत की रैंकिंग है वो है 42, और ये जारी कौन करता है? ये करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। यही जारी करता है, यूएस की संस्था है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। और इस बार 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 42। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, थोड़ा सा बिहार स्पेशल। हाल ही में बिहार के किस जिले के मुरली पहाड़ी पर गुप्तकालीन मूर्तियां मिली हैं? तो देखिए, ये जो मुरली पहाड़ी है वो भागलपुर में मिलती है, और वहाँ पर क्या है? गुप्तकालीन कुछ बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन बी, भागलपुर। आगे चलते हैं। भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है आपका मुंबई भी है और हैदराबाद भी है। तो हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों। सबसे पहले किसको मिला था? हैदराबाद को, उसके बाद फिर मुंबई को भी मिल गया था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, एडवांस हेरोन ड्रोन हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने एडवांस हेरोन ड्रोन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये देश है इजराइल, ऑप्शन सी। हेरोन ड्रोन हेतु समझौता भारत ने इजराइल के साथ किया है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, लुपेक्स मिशन किन दो देशों का संयुक्त मिशन है? तो लुपेक्स जो मिशन है वो भारत और किसका है? जापान का है, ऑप्शन ए। और है क्या ये लुपेक्स मिशन? देखिए, लुपेक्स का मतलब होता है लूनर, एल स्टैंड फॉर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। यही लुपेक्स का क्या है? फुल फॉर्म है। मतलब चांद के जो किनारे हैं, चांद के जो पोल हैं, उनकी स्टडी करने के लिए मिशन है, भारत और जापान ने मिलकर बनाया है। और इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है? वो है चंद्रयान 4। ये लुपेक्स मिशन को ही बोला जाता है क्या? चंद्रयान 4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? ये क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है, और ध्यान रखिए कि ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से ये क्वेश्चन है, यानी ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। हर दो साल में ये जारी होती है, तो 2023 वाली रिपोर्ट शायद अगले साल तक आ जाए। तो फिलहाल के लिए तो 2021 वाला ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वनावरण वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण प्रतिशत कितना है? तो ये जो प्रतिशत है वो है 21.71%। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो रामसर स्थल जो है वो सर्वाधिक तमिलनाडु में है, 14 के आसपास है। और अभी भारत वो 75वां वो बना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस उपलक्ष्य में क्या है कि 75 वेटलैंड टोटल हमारे इंडिया में हो गया है, और उसमें सबसे ज़्यादा किस में है? तमिलनाडु में। वैसे रामसर स्थल है क्या? तो रामसर स्थल जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स, उनके कंजर्वेशन को लेके ईरान में एक शहर है रामसर, वहीं पे समझौता हुआ था। तो आर्द्र भूमि संरक्षण को के साथ ये जुड़ा हुआ है रामसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील किस जिले में है? तो कांवर झील जो है आपको पता है बहुत ही फेमस झील है बेगूसराय की, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार की किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है गोगाबिल झील जो है कटिहार में, उसको। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं।
सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है अपना बिहार। तो बिहार न लिख के इन लोगों ने क्या लिख दिया है? केरल, महाराष्ट्र, बक्सर, गया। तो इसमें क्या है? सी और डी। ये तो दोनों ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। बिहार है, बिहार याद रखिए, राज्य पूछा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार का पहला रिवर सफारी दुर्गावती जलाशय में शुरू हुआ, यह किस जिले में है? तो देखिए, दुर्गावती जलाशय जो है ये कैमूर जिले में पड़ता है, ऑप्शन बी। उसके बाद ये कुछ रिवीजन के क्वेश्चन हैं। सावधान R37 का संबंध किस स्थल से है? तो सावधान R37 का संबंध हड़प्पा स्थल से है। एक्चुअली क्या है कि टेस्ट 1 में हम लोगों ने प्राचीन भारत देख लिया था, और उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें प्राचीन भारत के डिलिबरेटली डाले गए हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे साथ के साथ। तो चलिए, R37 का संबंध किससे है? तो ये हड़प्पा स्थल से है। आगे चलते हैं, ये मिलान करना है आपको। ये दिए हुए हड़प्पा स्थल है और ये दिया हुआ है कि किस राज्य में स्थित है। तो देखते हैं। और जो ए है मांडा, मांडा पता है आपको? मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दैमाबाद, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में है। कालीबंगन, कालीबंगन जो है वो है राजस्थान में, कालीबंगन राजस्थान में। और राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। तो हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा C 3412। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो आपको पता होगा कि हर वेद से कुछ न कुछ ब्राह्मण ग्रंथ एसोसिएटेड हैं। उनमें जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, वो किससे संबंधित है? वो ऋग्वेद से संबंधित है। तो आंसर है ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? देखिए, उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन, ऑप्शन बी। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के चरणों के पास बैठना, गुरु के चरणों के पास बैठना। इसका मुख्य विषय है दर्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 95, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? तो स्यादवाद का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। और स्यादवाद होता क्या है? स्यादवाद ये कहता है कि आप अपने कथन के पहले स्याद शब्द लगा लीजिए अगर आप सच्चे पूर्ण सत्य को लेके श्योर नहीं है तो ये कथन कहना है जैन धर्म वालों का। तो आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, मगध का कौन सा सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो मगध का जो महापद्मनंद है, नंद वंश का, इसको क्या अपूर्व परशुराम के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जैसे छत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला, एकराट। ये सारी उपाधियां किससे रिलेटेड है? महापद्मनंद से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो डिमेकस जो है वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये जो कलिंग नरेश हैं खारवेल उड़ीसा के, उनके शासनकाल से रिलेटेड जानकारी जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो ये था समुद्रगुप्त। बहुत ही महान राजा और महान पराक्रमी थे ये गुप्त वंश के। अक्सर इनके जो सिक्के हैं उन सिक्कों पे इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को। तो आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। तो इस तरीके से हमने बिहार एसआई के टेस्ट 2 के सारे क्वेश्चन को क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया है। अब इसमें जो मैथ का सॉल्यूशन है, जो सिर्फ मैंने आपको आंसर मार्क कराया है, उसकी एक सेपरेट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें 1 से लेके 10 क्वेश्चन का क्या है एक्सप्लेनेशन होगा। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।